हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो हम लोग बात करेंगे आज जीएस सेक्शन की। लास्ट 10 क्वेश्चन करेंगे। इस 10 क्वेश्चन के साथ ही अपने 2 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। प्लेलिस्ट बना रखी है, इस क्लास को भी मैं ऐड कर दूंगा प्लेलिस्ट में। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सीक्वेंस के साथ सारी क्लासें देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और प्रेफर करना चाहता हूँ, अगर जैसे हम लोग मैथ और जीएस दोनों कर रहे हैं, अगर किसी सब्जेक्ट को आपको देखने में दिक्कत होती है ना, तो मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि आप लोग प्लेलिस्ट से जाके देखें। प्लेलिस्ट में एक सीक्वेंस में आपको क्लासेस मिल जाएंगी सारी की सारी। जैसे 2022 के जितने भी पेपर हुए थे वो कर लिए हमने, टीजीटी पीजीटी के। असिस्टेंट ग्रेड 3 के पेपर कर लिए जो 2023 या जो 2024 में हुए थे। वार्डर के पेपर कर लिए। तो सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है एक, ठीक है ना। एक मतलब कि अलग अलग प्लेलिस्ट है, एक प्लेलिस्ट नहीं है। कभी सोचो एक ही प्लेलिस्ट है, अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, सबके नेमिंग कर रखी है मैंने। तो वहाँ से जाके अगर आप देखना चाहोगे तो तसल्ली से देख सकते हो चीज़ों को। बात क्लियर है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और देख लेते हैं। और हाँ, किसी को अगर पीडीएफ चाहिए ना इसकी, तो जाओ, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके पीडीएफ ले लेना। जैसे स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा कौन सा पेपर है, कब आया हुआ है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, सर्च करके देख सकते हैं कि कौन सा पेपर है, कैसे कैसे। सेम डिट्टो वही क्वेश्चन होंगे। बात क्लियर। तो और हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, ठीक है। जैसे किसी किसी की कमेंट आई है एक दो कि इंग्लिश में क्वेश्चन करेंगे, तो इंग्लिश के लिए आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए, तो चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, देखो। डैश सभी नागा जनजाति का एक आधुनिक सांस्कृतिक उत्सव है। यह उत्सव एक वार्षिक कार्यक्रम है जो आमतौर पर 1 से 10 दिसंबर तक इस उत्सव 1 से 10 दिसंबर तक होता है। इस उत्सव की परिकल्पना विविधता में एकता की भावना के साथ पारंपरिक और समकालीन नागा संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए की गई थी। चलिए, तो सबसे पहले आपका देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा आंसर होगा बताने की कोशिश करो। तो इसमें आंसर होगा हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा? हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब ये हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सा फेस्टिवल है बताओ, आप लोग बता सकते हो क्या? हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो देखो, हॉर्नबिल फेस्टिवल ये वह फेस्टिवल है जो नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड में मनाया जाता है। और कब से? जैसे क्वेश्चन में दे रखा है 1 से 10 दिसंबर। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। बात क्लियर है? 10 दिसंबर तक। और कौन मनाता है इसको? तो आपका नागा जनजाति। कौन मनाता है? नागा जनजाति मनाती है इसे। बात क्लियर है ना। और इसका आयोजन कौन करता है? तो गवर्नमेंट सरकार, नागालैंड की ही मतलब कि गवर्नमेंट सरकार इसका आयोजन करती है। और किस लिए मनाया जाता है ये अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए मनाते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ में एक चीज़ और महत्वपूर्ण बता दूं, देखो हॉर्नबिल ना नाम है किसका? पक्षी का नाम है एक, उसके नाम पर ही बनाया था। हॉर्नबिल पक्षी है। कौन है? पक्षी। और पक्षी भी कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश और केरल का राष्ट्रीय पक्षी है। अरुणाचल प्रदेश और केरल का राष्ट्रीय पक्षी है कौन? हॉर्नबिल पक्षी। उसी के नाम पर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। कब से कब तक? 1 से 10 दिसंबर तक। तो बात क्लियर हो रही है ना आपको इतनी? तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ आप लोग ये भी जान सकते हैं कि नागालैंड के सीएम कौन है, ये भी बता दो। चलो, नागालैंड के सीएम कौन है? तो नेफ्यू रियो, याद रखना, ठीक है, पूछ लेता है। नेफ्यू रियो, ठीक है, ये आई है। नेफ्यू रियो कौन है? यहाँ के सीएम है। आप मुझे गवर्नर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गवर्नर कौन है। बात क्लियर है ना, कि नागालैंड के गवर्नर कौन है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। सबसे पहले हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड की लोग मनाते हैं, 1 से 10 दिसंबर तक मनता है। और हॉर्नबिल पक्षी का नाम है जो राजकीय पक्षी है अरुणाचल प्रदेश और केरल का। बात क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का? हॉर्नबिल फेस्टिवल। बात क्लियर है। चलते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो देखो, सबसे पहले तो यही जान लो कि मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं। क्या पूछा गया? मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं।
ठीक है, देखो एक होता है मौलिक कर्तव्य और एक होता है क्या, मौलिक अधिकार। क्या आप लोगों को इसमें अंतर पता है क्या? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा दोनों के बारे में। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी और ये क्या होगा, फंडामेंटल राइट्स, इंग्लिश में बोलेंगे इसे। देखो ड्यूटी का मतलब क्या हो गया कि हमारे भी तो कोई ना कोई कार्य हैं देश के हित में, बात समझ रहे हो। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि हम अपने राष्ट्रध्वज की क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, हम अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान करेंगे, हम अपने राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, हम अपने क्रांतिकारी वीरों का सम्मान करेंगे। तो ये सब किस में आएगा, मौलिक कर्तव्य में आएगा, जो हमारे कर्तव्य बनते हैं किसके, देश के प्रति। बात क्लियर है। अगर मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार जैसे आपको दिया गया है 14 से 18 आर्टिकल, आर्टिकल कौन सा, 14 से 18, समानता का अधिकार हो गया, छुआछूत का अधिकार हो गया, हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता, हम खड़े हैं तो हम में कोई दो थप्पड़ ला के जा नहीं सकता ना, ऐसे तुम क्या करोगे, उसकी FIR कर दोगे भाई। क्यों भाई, ये हमारा अधिकार है, हम कहीं भी पूरे देश में घूम सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बात क्लियर है ना। तो ये हमें क्या मिले हैं, अधिकार मिले हैं। तो जो हमारे अधिकार हैं जो हमें गवर्नमेंट देती है उसे क्या कहते हैं, हम मौलिक अधिकार कहते हैं। और मौलिक कर्तव्य कौन से, जो हम गवर्नमेंट को देते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, जैसे हम अपने राष्ट्रध्वज का सम्मान करेंगे ही करेंगे, हम अपने क्रांतिकारी वीरों का, अब जैसे हमारे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों का, कौन है, भगत सिंह। जैसे भगत सिंह हैं, हम उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है ना, बोलना भी नहीं चाहिए वैसे, ऐसा मत सोचना, ठीक है ना, बोल नहीं सकते। क्यों, हमारे क्रांतिकारी वीर है, जैसे गांधी जी के बारे में, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे मौलिक कर्तव्य में आएगा। बात क्लियर है। तो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आप लोगों को, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, 11 है मौलिक कर्तव्य की, और मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, 6 है कि मौलिक, ठीक है, मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, चलिए अब आ जाओ, अगर मैं बात करूं भाग, भाग कौन सा पूछा गया है आपका क्वेश्चन में, पूछा गया कि किस भाग में है, तो किस भाग में है, तो भाग 4 में, भाग 4 में दिया गया है। और आर्टिकल भी पूछ सकता है, अगर आपसे भाग पूछ लिया तो आर्टिकल हैगा 51A, कौन सा, 51A में मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया गया है। बात क्लियर है। अब इस पर थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। देखो मूल संविधान की बात करें, अगर हम मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में कहीं भी मौलिक कर्तव्य की चर्चा नहीं की गई थी। तो कहाँ से की गई, तो 42वां संविधान, 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। कब हुआ, 1976 में हुआ। और यहीं से मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। क्या कर दिया गया, मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए, वो भी किसमें, भाग 4 आर्टिकल 51A, ये जोड़े गए हैं बाद में। कब से, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। लेकिन यहाँ तक भी ना, हम 76 में भी हमने 10 ही जोड़े थे। क्या, 10 मूल कर्तव्य जोड़े थे। कितने, 10 थे। 11वां कब जोड़ा है हमने, तो 11वां जोड़ा है 86वें संविधान संशोधन में, 86वें संविधान संशोधन में, जो कि कब हुआ है ये संशोधन 86वां, 2002 में। और इसमें था क्या, इसमें था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। ये किसका कर्तव्य है, ये अभिभावकों का, या फिर कहें कि शिक्षकों का और उनके पेरेंट्स का है। पेरेंट्स का और टीचर का क्या है, ये कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या दे, वो शिक्षा दे, एजुकेशन दे। बात क्लियर है। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या जानकारी मिली, मौलिक कर्तव्य पूछा गया कि किस भाग में है, तो भाग 4A में होगा, भाग 4A में। बात क्लियर है। तो आर्टिकल भी पूछ सकता है, 51A आर्टिकल होगा। मूल संविधान में ये चीज़ें नहीं थी, कब से आई, 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। उस समय पर इसकी संख्या 10 थी। 11वां कब आया, 2002 में। और 11वें में था क्या, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या मिलनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ ये संविधान संशोधन किसके द्वारा, किसके कहने पर किए गए थे, तो स्वर्ण सिंह समिति। कौन सा, स्वर्ण सिंह समिति, याद रखना, स्वर्ण सिंह समिति। इन्होंने कहा था कि भाई ऐसे ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, मौलिक कर्तव्य जैसी चीज़ें होनी चाहिए। इन्होंने तो हालांकि ये भी कहा था कि जो ना माने ऐसी चीज़ों को उन्हें दंड देना चाहिए।
और उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा था कि जो वोट ना दे उसे भी ठोको, ठोको इन द सेंस उसको भी दंड दो। बात क्लियर है ना। तो इतनी जानकारी आप लोगों को इससे मिलती है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी शायद किया था, है ना। कुछ क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ये भारत, देखो ये भारत के सबसे विस्तृत वन हैं, इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है और ये 200 से 70 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्र में फैले हुए इस वन प्रकार के पेड़ शुष्क गर्मी में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। यहाँ किस प्रकार के वन का उल्लेख किया गया है। तो एक जनरल सी बात है, एक चीज़ बताना, आप लोग ऑप्शन से देख के पहचान जाओगे, पर्वतीय वन या फिर कहें उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। देखो नाम में ही आ रहा है सदाबहार वन, एवरग्रीन। एवरग्रीन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एवरग्रीन कौन से होते हैं, जो अपनी पत्तियां कभी गिराते ही नहीं हैं। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन ही कौन से होते हैं जो अपनी पत्तियां गिराते हैं। तो इसका 13 का आंसर हो जाएगा क्या, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये कौन से वन हो गए, जो अपनी पत्तियां गिराते हैं। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कौन से हो गए, देखो ये पता है कहाँ पाए जाते हैं, ये भारत के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। ये साउथ में पाए जाते हैं, कहाँ, साउथ में। देखो वहाँ क्या होता है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वर्षा होती रहती है, वर्षा होती रहती है तो उनके पत्ते कभी गिरते ही नहीं हैं। और अगर बात करें उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन की, तो ये इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं भारत के। ये कौन सा क्षेत्र हो गया, नॉर्थ और वेस्ट क्षेत्र में पाए जाते हैं, जहाँ पर ये कुछ समय के लिए क्या करते हैं, अपनी पत्तियाँ गिराते हैं और फिर से नई पत्तियाँ आती हैं। तो इस क्वेश्चन से मेरे हिसाब से आप लोगों को इतनी जानकारी मिलती है, ठीक है। और क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में आपके लिए। अच्छा, 2 ऑप्शन और दे रखे हैं, इनको भी चर्चा में ले लेते हैं हम। जैसे पर्वतीय वन, तो पर्वतीय वन तो आप लोग समझते हैं ना, जो पर्वत श्रेणी में, जैसे अगर बात करें नॉर्थ में चले जाएंगे तो वो जो पर्वत क्षेत्र में होते हैं उसे, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे मैंग्रोव वन की, तो ये पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है ना। तो हमने चारों प्रकार के वन की बात कर ली है। तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन इसका, पर्णपाती वन इसका आंसर होगा। जो पत्ते गिराते हैं, जो पत्ते नहीं गिराते उसको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ये रही बात हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 की। और चलेंगे 14 की और देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब हुई तब पूरे देश में डैश प्रतिनिधित्व महाराष्ट्र, और ब्रैकेट में क्या दिया गया, तब बॉम्बे प्रांत के रूप में जाना जाता था, में डैश मिले थे। तो देखो यहाँ पर आंसर बता देता हूँ मैं आप लोगों का, कि सबसे पहले इसने क्या पूछा गया है। देखो कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना, कांग्रेस की क्या स्थापना हुई थी, तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और वो कहाँ पर हुई थी, बॉम्बे में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, बॉम्बे में हुई थी, ठीक है ना। बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय पर कितने प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा आपका, 72 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। साथ ही साथ जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, इस समय पर अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो थे आपके व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है। व्योमेश चंद्र बैनर्जी आपके कौन थे, अध्यक्ष थे। बात क्लियर है। कब, 1885 में जब इसकी स्थापना की गई थी। और लोगों की संख्या पूछी गई तो कितने प्रतिनिधित्व थे, 72 प्रतिनिधित्व थे। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। तो ये रही बात आपकी किसकी, क्वेश्चन नंबर 14 की। चलते हैं 15 की और देख लेते हैं 15 में हमसे क्या पूछा गया था, है ना।
अच्छा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लोकसभा और राज्यसभा केंद्र शासित प्रदेश विधानमंडल में महिलाओं को डैश आरक्षण देने की मंजूरी दी है। इससे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन कराया है, शायद लास्ट क्लास में ही कराया था। तो इसमें क्या था क्वेश्चन में कि देखो आरक्षण मिलेगा किसको, महिलाओं को, और कहाँ कहाँ पर मिलेगा, राज्यसभा, लोकसभा और दिल्ली विधानसभा। कहाँ पर, दिल्ली विधानसभा में क्या 33% या फिर कहें 1/3 सीटें रिजर्व होंगी, किसके लिए, महिलाओं के लिए। बात क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/3 बोले या 33% बोले, एक ही बात है। इससे पहले के क्वेश्चन में पूछा गया था कि राज्यसभा, लोकसभा और कहाँ पर ये रिजर्व की गई है, तो दिल्ली विधानसभा में रिजर्व की गई है। कितनी संख्या, 33% सीटें महिलाओं के लिए फिक्स कर दी गई। इस पे मेल कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकते। बात क्लियर है। तो ये रही बात हमारी क्वेश्चन नंबर 14 को लेते हुए, और चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखते हैं कि 15 में हमें क्या दिया गया था। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। कह रहा है नारी, अच्छा एक मिनट, ये 15 ही किया था हमने, है ना, गलती से 14 डल गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया, तो इसका आंसर होगा 4th सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कोविशील्ड का निर्माण किसने किया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। ये रही बात आपकी क्वेश्चन नंबर 16 की। अगर हम बात करें 17 की, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कोशिकाएं पहली बार खोजी गई। कोशिका का मतलब क्या होता है, सेल। ठीक है, तो सेल की खोज किसने की थी, क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हो आप, रॉबर्ट हुक। 9वीं और या 10वीं क्लास में दे रखा है। ठीक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा एक खोज की गई थी। कब की गई थी, 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल की या फिर कहें कोशिकाओं की खोज की गई थी। तो ये बात रही आपकी क्वेश्चन नंबर 17 की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर और देख लेते हैं। तो देखो 18 में क्या कहा गया, भारत के संविधान चरित्र में गणतांत्रिक और संरचना में संघीय संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का प्रतीक है। यह संघ के लिए एक संसद का प्रावधान करता है जिसमें डैश 2 सदनों अर्थात राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में शामिल है। तो देखो दोनों सदनें किस में शामिल होती हैं, मतलब कि किसके अंडर में होती हैं, तो प्रेसिडेंट के अंडर में होती हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति। क्या आ जाएगा, राष्ट्रपति। बात समझ पाए ना। तो आंसर क्या होगा इसका, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति आप मुझे ये भी बता दो कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आप लोग कहेंगे आर्टिकल 52 में। राष्ट्रपति का इलेक्शन किस आर्टिकल में दिया गया है, ये भी पूछा गया है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट किस में दिया गया है, 54 आर्टिकल में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। बात क्लियर है। राष्ट्रपति के अंडर में क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा होगी। तो ये रही बात हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 की। 19 की ओर चलते हैं और देख लेते हैं 19 में क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में जीएसटी, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 जुलाई, बहुत पूछा गया, 1 जुलाई कब, 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को क्या लागू किया गया, जीएसटी लागू किया गया। आप लोग मुझे बता सकते हो कि जीएसटी में टोटल कितनी स्लैब है, टोटल कितनी स्लैब है, तो 4 स्लैब है, 5%, 12%, ठीक है, 5%, 12% और 18% और 28%, ये 4 स्लैब है। 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है। अब ये मत कहने लगना कि 0% भी है। 0%, जब 0% टैक्स लगेगा तो उसको काउंट ही क्यों करेंगे, बहुत से कहते हैं कि 5 है, 5 नहीं है भाई, 4 ही हैंगी। और एक चीज़ और बताओ आप लोग मुझे, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, कमेंट बॉक्स में बताना कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारी फिलहाल, ठीक है। और ये किस आर्टिकल में दिया गया, बता सकते हो क्या, किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 279 में। किस में दिया गया है, 279A में, क्या, जीएसटी,
GST। बात क्लियर है? GST। और फाइनेंस मिनिस्टर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 20, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है? रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थी? तो किस राजवंश से संबंधित थी? गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश? गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो गुलाम वंश से संबंधित थी, गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश से संबंधित थी। कौन? रजिया सुल्तान। और इनके पिता का नाम क्या था? फादर कौन थे? लिख सकते हो शी वॉज डॉटर, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। शी वॉज डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है।